हेलो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 75 साल होने जा रहे हैं और देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडॉप्ट करने में, बनाने में जो समय लगा, तो आज़ादी के 47 में देश आज़ाद हुआ। 1949 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट आया और फिर 26 जनवरी 1950 को यह देश रिपब्लिक हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरफ से एडॉप्ट किया गया। तो उसी पर ये आर्टिकल है और उसी को हमें देखना है। और आज का जो ये टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है। किस एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इसको जानने की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, उसको बनाने में इतने साल लगे। तो आज जो हम इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक क्वेश्चंस देखते हैं कि किस क्वेश्चंस के इर्द गिर्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम बातें करेंगे आज की डेट में। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्वेश्चंस है जिसको डील करेंगे आज के टॉपिक को, जो हम एलोबरेट करेंगे उसमें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन जिसको हमें देखना चाहिए वो है, इंडिया इज ए नेशन कैरेक्टराइज्ड बाय इमेंस डाइवर्सिटी। its constitution serve as guiding framework for the country. Critically analyze this statement in a detailed and comprehensive manner. आगे देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कैसे इंडोर्स किया। यानी भारत विभिन्नताओं का देश है, तमाम बोलियां, तमाम सभ्यताएं, तमाम तरह के धार्मिक आस्थाएं, इन सब के बीच इन 75 सालों में भारत जैसे बहुत ही विभिन्नताओं से भरे देश में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने काम को बाखूबी निभाया है। और एज ए गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री, critically analyze this statement in a detailed and comprehensive manner. दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, over the past 75 years, part 3 of the Indian Constitution have emerged as the true pillars of its success. Critically analyze this statement. कहने का मतलब ये है कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 75 ईयर्स हुए हैं उसके ऊपर जो ये लेक्चर सीरीज है, तो आज का जो लेक्चर है वो जो हम डील कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम पहले बता देते हैं और फिर चीजों को डिटेल में आपको बताएंगे। इन क्वेश्चंस को ये लेक्चर डील करता हुआ नजर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए लीगल फ्रेमवर्क, इट सर्व एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये देखो, केवल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, केवल दायरे को नहीं बताता है, या जो 3 स्तंभ है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, उसके पावर को और सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस देश के लोगों का सोशल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना जरूरी है। उसके लिए भी ये एक गाइडिंग लाइट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द सक्सेसफुल 75 ईयर जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ हैज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिसेप्ट एंड रीडिफाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट मानी जाती है और उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रीडिफाइन किया है ओवर द पीरियड। जब आप अभी ये लेक्चर चालू होगा ना, तो इस सारे क्वेश्चंस के धीरे धीरे आंसर मिलने आपको चालू होंगे, तो आप समझेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे डिटेल में आज का लेक्चर इन क्वेश्चंस को डील करता है। द 3 पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्टिंक्टली सेपरेटेड। जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड है। इट हार्मोनियसली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। किस तरह से एक पिलर थोड़ा लड़खड़ाता नजर आता है तो दूसरा पिलर कैसे उसको सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट, सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट 2 वर्ड है, मैं सपोर्ट बोल गया। कॉम्प्लीमेंट करता है, एक के अधूरे होने पर दूसरा उसको पूर्णता प्रदान करता है।
इंश्योर द सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन, किस तरह से जो पास्ट 75 ईयर में हुआ उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू इंड्योर फॉर एवर, अमरत्व को प्राप्त हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट 75 ईयर्स ऑफ इट्स जर्नी प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। देखो, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन अमरत्व को प्राप्त करे उससे बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन ऐसे कहने के लिए हमारे पास ठोस और वाजिब कारण होने चाहिए। 75 सालों को हम देखें तो हम वो कैसे, वो ठोस और वाजिब कारण कौन से हो सकते हैं जिससे ऐसा लगता हो कि अगला 100 साल, अगला 150 साल, अनेक साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा। क्यों, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी करते 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 अपने को इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं और उभर कर बाहर आए, और ऐसा लगने लगा मानो ये कॉन्स्टिट्यूशन भले ही 75 साल पहले बना हो लेकिन हर चीज को अपने में समेटा हुआ है। उसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने, फिर चाहे उसके अमेंडमेंट की बात हो, अमेंडमेंट करके इसको अमरत्व का स्वरूप मिल सकता है क्या? अगर है या इस तरह से ये डिजाइन किया गया है तो इसके पीछे वाजिब क्या कारण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आईपैड लॉक हो जाया करता है। ये छोटा सा फ्रेमवर्क है, ये आप सब लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट हुआ जिसके 75 साल पूरे हुए हैं। इनिशियली इसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। 7635 अमेंडमेंट्स मूव्ड हुए, एडॉप्ट या डिसमिस्ड किए गए 2473, ये एक पैरामीटर है। और जब फाइनल सेप अप होकर बाहर आया तो 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा है वो लक्ष्मीकांत पढ़ता ही है, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ी परिकल्पना, आज का देश कैसा है, और जिस समय ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट किया जा रहा था या एडॉप्ट किया जा रहा था, हम रिपब्लिक हो रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा हुआ, तो बाबा साहब BR अम्बेडकर की नज़र में जो देश की स्थिति थी, जो मेजर चैलेंजिंग फैक्ट्स थे, उसको लेकर चलते हैं, उस समय देखते हैं और फिर वहां से समझते हैं कि इसकी जर्नी 75 ईयर्स की कैसे रही है। उन्होंने क्या कहा? वी आर गोइंग टू इंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। भारत जब आजाद हो रहा था, भारत की जनसंख्या कितनी थी, गरीबी कितनी थी, अमीर लोग कम थे, बहुत सारे लोगों के पास लैंड्स थे, गरीब मजदूर आदिवासी के लिए जो आज़ादी के मायने थे वो मायने आज़ाद देश में कैसे पूरे होंगे, उनके सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या थे। हमारे यहाँ तो मतलब छुआछूत की बीमारी थी, एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं था, जाति व्यवस्था जकड़ता में थी। तो वही अंबेडकर ने बोला कि जब हम आजाद तो हो रहे हैं, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। और उसकी वैल्यू क्या है? वन है। मतलब कहने का मतलब वन मैन वन वोट और वन वैल्यू है। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिकल फीवर है, इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी सेल by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value। लेकिन एक पॉलिटिकली एक आदमी का एक वोट है और उसकी वैल्यू वन है, लेकिन सोशो और इकोनॉमिक फिगर में इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है।
इसके पहले का लेक्चर मेरा इनइक्वलिटी पर था। भारत ने इन 75 सालों में बहुत लंबी दूरी तय की है। अंबेडकर साहब ने जब देश आजाद हो रहा था उसी समय इन मुद्दों को उठा दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल होने का कारण है देश देश के अंदर खुशहाली आना, आर्थिक तौर पर प्रगति होना, आर्थिक तौर पर लोगों की जो जीवन शैली है उसको अपलिफ्ट करना। तो देखो अंबेडकर साहब ने बोला कि पॉलिटिकली देश आजाद हो गया, एक आदमी के पास एक वोट है, उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़ा हुआ है, कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। आफ्टर 75 ईयर्स ये जो चैलेंज है इसको हम कितना एड्रेस कर पाए। 75 साल पहले अंबेडकर साहब ये बात कह रहे हैं, तो 75 साल की जर्नी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह गाइडिंग लाइट की तरह इमर्ज होकर आता है ये हम देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट, तो अभी तक क्या हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल पूरे हुए। हम जो आज लेक्चर ले रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहा है वो हमने बताया, और हमने एक ब्रीफ समरी दिया कि किस दिन पहली बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। ड्राफ्ट जो है 26 नवंबर 1949 को आया, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो गए। तो जब हमने यात्रा शुरू की तो हमारे पास सवाल कौन से थे, सबसे बड़े सवाल, तो ये कोटेशन याद कर लीजिए, ये कोटेशन रख लो। 75 साल पहले हमारे पास जो कंडीशंस थी उसको बाबा साहब का ये कोटेशन बिल्कुल चरितार्थ करता है, 75 साल की स्थिति को रिप्लिकेट करता है, और वो बताता है कि भारत का संविधान किस तरह से इन विषमताओं के बीच काम करेगा। किस तरह से करेगा वो देखिए, बताता हूं। हम देखो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की 75 साल की ये यात्रा है, तो इस यात्रा पर गर्व करने के भी कुछ कारण है। वो कारण क्या हो सकता है, तो देखिए, एक प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग, इन्होंने लगभग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है और समझा है। वो ये बोलते हैं कि एवरेज लाइफ ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज 17 ईयर्स। तो 17 वर्सेस 75, ये तो गर्व करने की बात है। भारत जैसे विषमताओं वाले देश में जहां इतनी भाषा और बोलियां हैं वहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75वें साल में इंटर कर गया है। पड़ोसी देश में देखो, नेपाल में 6 बार, श्रीलंका में 6 बार, पाकिस्तान में 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पंडित नेहरू ने बात करते हुए बोला था कि यह बड़ा बल्कि है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सच में ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा हुआ संविधान है, लिखित संविधान है। तो इस पर जब डिबेट पर बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि देखो ये बल्कि इसलिए है, उसका कारण है। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो चीज है वो चीज है कि हमारे पास कन्वेंशंस नहीं है। कन्वेंशंस का मतलब है जैसे हमारे पास कल्चरली परंपरा से हम आते हैं, तो हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ही नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। कन्वेंशन जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है, लेकिन वहां कन्वेंशंस है। वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी को लूज कर रहे हैं तो ही शुड रिजाइन, लेकिन वहां कन्वेंशंस है कि रिजाइन करता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है मेजोरिटी लूज होने के बाद। तो उन कन्वेंशंस के आधार पर बातें आगे बढ़ती हैं। अब हमारे पास कन्वेंशन बनाने के लिए समय भी नहीं है, हम तो आजाद हो रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर है, और 47 में हमें आजादी मिल गई। तो ब्रिटेन में तो ये 1700 सेंचुरीज में कन्वेंशंस बनने चालू हुए थे।
तो वो कन्वेंशंस है नहीं, इसलिए यहां इतने बड़े नेशन में जहां इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा विवाद हैं, देश अभी टूट कर कट कर आजाद हुआ है, तो हर चीज लिखित नहीं होगा तो हम किस आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो बात यह है कि अंबेडकर साहब का यह कहना था कि हर चीज लिख डालो कि इस तरह की परिस्थिति में हमारे पास कन्वेंशन नहीं है। भाई पहले कन्वेंशन कन्वेंशन और मोरल अथॉरिटी, मतलब अगर मोरली किसी चीज को आप ऑप्ट करते हो ना तो धीरे 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 वो कन्वेंशंस बनती हैं। अब एक टाइम था कि रेल दुर्घटना हुई तो रेल मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो अब वो एक मोरल कैरेक्टर था लेकिन वो कन्वेंशंस नहीं था। लेकिन इतना जरूर है, आज भी कन्वेंशंस माने जाते हैं कि अगर कोई बड़ा मेजर बिल लोकसभा में गिर जाए तो क्या कन्वेंशन है, उसको मान लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने मेजोरिटी लूज कर दी है और ही शुड रिजाइन, ही शुड क्विट। तो ये कन्वेंशंस है, तो ये कन्वेंशंस ओवर द 75 ईयर्स आए हैं। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे पास वो कन्वेंशंस डेवलप करने का समय नहीं था। लेकिन इन 75 सालों में मेरा एक सवाल है सारे लोगों से कि उस समय तो हमारे पास कन्वेंशंस डेवलप करने का समय नहीं था, लेकिन इन 75 सालों में जो पार्लियामेंट की तस्वीर निकल कर आ रही है वो किस तरह के इथिकल और मोरल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो अच्छा हुआ कि अंबेडकर साहब हर एक चीज लिख कर गए, और लिख कर गए तो भी विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। इतनी स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है तो क्या पता कि अगर हर चीज लिखकर साफ शुद्ध शब्दों में नहीं दिया रहता तो उस समय क्या स्थिति होती, क्या नहीं होती। भारत का पॉलिटिकल कैरेक्टर हो सकता है बाबा साहब को पता हो, क्योंकि देश उस समय तमाम तरह की विसंगतियों से होकर आजाद हुआ था। सेपरेशन ऑफ पावर पर ही हो सके डिबेट हो जाए, और कन्वेंशन हमारे पास नहीं, इसलिए उसको लिखा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, यहां पर इनकी चलेगी, यहां पर इनकी चलेगी, यहां पर इनकी चलेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बाबा साहब का एक कोट दिया, बताया आपको, और भारत एवरेज लाइफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की 17 साल रही, हम 75 साल में उतर गए। नेपाल 6, श्रीलंका 6, पाकिस्तान 5। पंडित नेहरू ने इसको बल्कि बताया था। तो बाबा साहब ने जो बात बोला था कि नहीं, हमें कन्वेंशंस डेवलप करने में काफी समय मिला नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम आगे की तरफ बढ़े। इसको पढ़ लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि ये जितना लेक्चर है ना, जितने सवाल जवाब आएंगे भी यूपीएससी के पेपर में, मैं ये भी बोल रहा हूं आएंगे, वो इसी के ऊपर आएंगे। और जो हमने क्वेश्चंस आपको इनिशियली दिए थे उसके जवाब धीरे धीरे लेक्चर में आपको देते जाऊंगा, वो भी यहीं से उठे हैं। ये कोई और नहीं है, ये लक्ष्मीकांत साहब है, वो लिखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड फेडरल इन नेचर। फेडरल, थोड़ा पेन का कलर बदलने दो, लाल करने दो। फेडरल इन नेचर and unitary in spirit. It has features of federation including codified supreme constitution. Constitution supreme है, a 3-tier government structure, central, state and local. Local is introduced later on, पंचायती राज वगैरह वो सारी चीज। Divisions of power, आप देखना divisions of power. What is this? Is Schedule 7. And an independent judiciary. What is independent judiciary? The role of judiciary. मैंने क्वेश्चन बोला ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। It also possesses unitary features such as single constitution, single citizenship. यूएसए में आप देखते हो ना, वहां ड्यूल सिटीजनशिप बहुत सारे जगहों पर है। And integrated judiciary, layered, lower court, high court, apex court. A flexible constitution, flexible है constitution, कैसे flexible है? Amend भी हो जाता है। A strong central government, appointment of state governors by the central government, all India services. ये कैसे ये सारी चीजें
कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को बाहर निकाल के लेकर आती हैं। कैसी सर्विसेज, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, दिस यूनिक कॉम्बिनेशन मेक्स इट क्वासी फेडरल इन फॉर्म। दिस इज ओनली ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ट्रू पिक्चर है और यही हमारी ताकत है और यही हमारा चैलेंज है। चैलेंज कब कब होगा? जब फेडरल स्ट्रक्चर सवालों के घेरे में आएगा। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेंट्रल ज्यादा पावर लेना चाहेगा, स्टेट को कमजोर करना चाहेगा, स्टेट सेंट्रल एजेंसीज को अपने यहां आने से रोकेंगी। डिविजन्स ऑफ पावर, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या जुडिशरी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कोई कानून कितना न्याय संगत है इसको एग्जामिन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है। किस तरह से 65 तक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात चली, फिर ओवर द पीरियड किस तरह से केशवानंद भारती जजमेंट आया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में वो किसी और के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब अपने अपने दायरे में अपनी अपनी ड्यूटीज को समझते हुए अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर इसको किसी ने क्रॉस ओवर करने की कोशिश की, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा एक सवाल था, हमारा सवाल था कि जो 3 चीजें हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? एक दूसरे को पूर्णता देती हैं। तो जो हमने सवाल किया था उस सवाल को समझिए। यहां पर हमने क्या सवाल किया था? हमने कहा था कि द 3 pillars of the Indian Constitution are distinctly separated yet harmoniously complement each other। तो आप समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम फैला फैलाकर पढ़ते जाएंगे। कब कब इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम आया, कब कब यूनिटरी स्पिरिट डाइल्यूट हुई, कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा पावर पाने की कोशिश की, कब कब पावर का मिसयूज किया गया, कब कब सेंट्रल स्टेट टसल चालू हुआ, किस तरह से डिविजन्स ऑफ पावर में प्रॉब्लम आया, कब कब इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर क्वेश्चंस उठे, कब कब जुडिशरी ने ओवर स्टेपिंग करने की कोशिश की या पार्लियामेंट ने ओवर स्टेपिंग करने की कोशिश की, किस तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज अपने रोल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में किस तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इसमें दिखाया गया कि जो आईपीएस है, सेंट्रल ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में एक आईपीएस जो सीबीआई में पोस्टेड है और एक आईपीएस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। तो ये सब चैलेंजेज है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैलेंजेज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही शानदार स्वरूप में अपने को ढाला है। उन चैलेंजेज को वो एड्रेस कर लेगा, ये भरोसा है हम लोगों का। और ये सारी चीज अब इसी के एस्पेक्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। अब यहां से चालू करते हैं, उठाते हैं डिवीजन ऑफ पावर शेड्यूल 7 से। डिवीजन ऑफ पावर, Indian Constitution is federal structure as articulated through the division of power in 7th schedule, compromising the union list, state list and concurrent list. Everyone known it, everyone knows it, it is known to everyone, sorry, it is known to everyone कि सबको पता है कि मोटा मोटा जैसे फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, यूनियन लिस्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, ये स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंस लिस्ट में एजुकेशन है, इस तरह की चीजें। Indian federal represents a deliberate constitutional choice by the framers aimed at balancing unity and diversity, decentralization and democratic decision making. This framework promotes self-rule which also ensuring shared governance. ये एक
डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कमेंट किया था। वो कमेंट जो है, आज की डेट में जो स्थिति है, तमाम तरह के केसेस आ रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल ने केस किया कि वो सीबीआई को अपने अंदर नहीं आने देगी, फिर सीबीआई ने बताया कि नहीं, वो उसके पास अधिकार है कि वो इस तरह की जांच कर सकती है। तो इस तरह के जो केसेस वगैरह आ रहे हैं, और हर जगह, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, तो बहुत सारी चीजें अदालतों तक जा रही हैं। अदालत ही वो डिसीजन कर सकता है ना, वो तो जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और उसके टसल के बीच में अदालतें ही वो निर्णय लेती हैं। तो उस पर बात करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी इस तरह की कि देखो, ये सिस्टम इतना बढ़िया है ना, जो इसके फ्रेमर्स थे उन्होंने बैलेंसिंग यूनिटी और उस कैरेक्टर में यही चीज नहीं डाला, वो डाइवर्सिटी को भी जानते थे और इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को भी समझते थे कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है। अब वेस्ट बंगाल का जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, या वेस्ट बंगाल के लोगों की जो आप कह सकते हैं मौलिक भावनाएं हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन तमिलनाडु में नहीं हो सकता है, या तमिलनाडु की जो मौलिक भावनाएं हैं उसका रिप्रेजेंटेशन हरियाणा में नहीं हो सकता है। तो सिर्फ यूनिफाइड स्वरूप में गवर्नेंस करके और लोकल को स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की जो परिकल्पना की गई है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जो परिकल्पना हुई, और उसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कितना बढ़िया से किया। कैसे किया, आप समझो कि मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरह से 7th शेड्यूल में इट्स ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये 7th शेड्यूल से आता है, विच क्लासिफाइज सब्जेक्ट इन द 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रेस्ट लिस्ट ऑफ इनइक्वलिटी। अब देखो, बात यह है कि जब देश आजाद हुआ तो यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट थे, स्टेट में 66 थे और कॉन्करेंट में 47 थे। अब क्या है, एट प्रेजेंट 159, 52, कॉन्करेंट में 52 चला गया। 52 का कॉन्करेंट का क्या मतलब है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया तो वो ओवरलुक हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के रूल का है, स्टेट से नीचे की तरफ आ गया है, स्टेट्स का कम हुआ है। अब ये किन हालत में ये अमेंडमेंट्स किए गए और कैसे किए गए वो समझना। ये जो चेंजेस हुए, जिसके बारे में अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पार्लियामेंट्री जो डिबेट चल रही थी, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल थॉट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, चाहे वो इधर हों या उधर हों, उन्होंने ये बताया कि जो अमेंड करने का पावर है वो लेजिस्लेशन के पास है। लेजिस्लेशन क्या, पार्लियामेंट के पास है, सीधी सी बात है। तो पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और पॉलिटिकल सिस्टम किसी ना किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, और पॉलिटिकल सिस्टम जब मोरली और इथिकली डाउनग्रेड होती है तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो मतलब हिलाती ही है, पावर सेंट्रिक हो जाती है, वो सत्ता केंद्रित हो जाती है। तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था कि अभी चूंकि सत्ता पक्ष के लोग, जब 42nd अमेंडमेंट हो रहा था तो विपक्ष में थे, तो अमेंडमेंट्स को लेकर उन लोगों ने बताया कि ऐसे जो पूरी चर्चा हुई उसमें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हुए। आज जो विपक्ष है उसका कहना था कि सत्ता पक्ष संविधान की मूल भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, और उस समय का विपक्ष जो आज पक्ष में है वो कहता है कि जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, ऑफन रेफर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो इमरजेंसी का दौर था, और वो चीज जो है वो भारतीय संविधान पर ब्लैक स्पॉट, 42nd अमेंडमेंट और इमरजेंसी। अब सैद्धांतिक रूप पर देखा जाए तो जो 42nd अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, इसने तो
ना ही 7 शेड्यूल में चेंज किया। मैं आगे लेकर चलूंगा कि 42nd अमेंडमेंट किस तरह से कितना बड़ा स्वरूप में था और उसका जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट किया गया कि ये लक्ष्य है, लेकिन जो लक्ष्य दिखता था वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मुश्किल में डालने वाला था। तो फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि आज बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अगर इमरजेंसी रहती और उस तरह के अमेंडमेंट बने रह गए होते तो शायद भारत की तस्वीर ऐसी नहीं रहती, भारत इतना डेमोक्रेटिक ना होता और ना इतनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती। उस दौर की हम चर्चा करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि उस दौर को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा है और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत ही है कि उस दौर को भी उसने सफलतापूर्वक झेल लिया। तो ये तो पॉलिटिकल कमेंट्री है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। अभी सेपरेशन ऑफ पावर जो आया तो उसमें ये 42nd अमेंडमेंट की बात आई, तो उस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इस अमेंडमेंट में जो चीजें बाहर निकल के आई, जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं। जो अमेंडमेंट 7th मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत बड़ा था, उसने संविधान के लगभग हर चीज को टच किया, प्रेम्बल को भी टच किया। तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा किनारे रखते हुए हम ये समझते हैं कि उस अमेंडमेंट में 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को डील करता है, वो बताता है कि सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के पास किस किस तरह से पावर है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी चीजें हैं, स्टेट लिस्ट में कितनी चीज है और सेंट्रल लिस्ट में कितनी चीजें हैं। तो 42nd अमेंडमेंट ने जब 7th शेड्यूल को टच किया तो उन्होंने क्या क्या अमेंड किया वो समझिए। सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, जस्टिस सिस्टम, स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज था वेट एंड वेजेज वगैरह भी, वो भी लेकर आए थे इसमें ये। तो ये जारी जो सारी चीजें आई, अब इसका कुछ फायदा क्या क्या है वो भी समझ लेंगे और क्या क्या नुकसान है ये भी समझ लेंगे। वो आगे की स्लाइड में मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं। While such changes aim to address national priorities, देश की जो प्राथमिकता थी ना, नेशनल प्रायोरिटीज, एंड फोस्टर यूनिफॉर्मिटी इन ए क्रिटिकल एरियाज, यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी। दे ऑल्सो अंडर स्कोर द इवॉल्विंग बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एज द नेशन एडॉप्ट्स न्यू चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिसिटीज। इसको पढ़ लो भैया। अब इसको एक झंझट में ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब मैं 42nd अमेंडमेंट को किनारे कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 42nd अमेंडमेंट का वो हिस्सा जो 7th शेड्यूल को करता था, उसने एजुकेशन को टच किया, फॉरेस्ट को टच किया, लैंड्स को, फॉरेस्ट और बर्ड्स वगैरह जो जंगली जानवर वगैरह थे, वो सारी चीजों को टच किया। लेकिन उसमें मैं दो चीजें कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब उसकी खासियत थी, वो नेशनल प्रायोरिटीज को ऊपर लेकर गया और बहुत क्रिटिकल एरियाज में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी, उसको भी उसने एड्रेस किया। लेकिन दिक्कत कहां हुई, दिक्कत क्या हुई? इवॉल्विंग बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एज द नेशन एडॉप्ट्स टू न्यू चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल्सो अंडर स्कोर। तो जो उस समय यूनियन गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी का एरा था, उन्होंने इस चीज को, नेशनल प्रायोरिटीज को ऊपर लेकर आई। जो बैलेंस था वो थोड़ा टिल्ट किया और उनको ये लगा कि क्रिटिकल एरियाज में हमें डोमिनेशन चाहिए, तो उन्होंने इस तरह से किया। Almost all power of constitution, including preamble and amending clause, were changed by 42nd amendment. Some of new article and sections were inserted. अब आपने ये समझ लिया। अब ये मैंने जो आपको बताया था, ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
तो जो उन्होंने बताया कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज है, बहुत सारी चीजों में हमें सिमिलरिटीज चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, ये सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट का हिस्सा था और 7th शेड्यूल के थ्रू उन्होंने किया। अब वो करने के बाद से पूरा बैलेंस ही ट्विक कर गया और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऊपर आ गया और ये इतना जबरदस्त तरीके से आया। इस चीज को आप पढ़िए। द पार्लियामेंट वॉज गिवन, क्या इतना ज्यादा ताकत दे दिया, अमेंड एनी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट जुडिशियल रिव्यू। दिस इसेंशियल इन्वेडेड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन केशवानंद भारती केस। अभी मैं केशवानंद भारती केस के पास आया नहीं हूं, मैं आपको शेड्यूल 7 डिस्कस कर रहा था, फिर शेड्यूल 7 में 42nd अमेंडमेंट आ गया, फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने केशवानंद भारती रूलिंग को भी उलट कर रख दिया। यही नहीं, द अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368 प्रिवेंटेड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीइंग कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट एट एनी ग्राउंड। इट आल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर वुड बी नो लिमिटेशन व्हाट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने बोला कि संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है ना, वो मतलब कुछ भी, वो इतनी ज्यादा बड़ी पावर है कि वो उठा के पूरी संविधान को ही संशोधित कर सकती है। और केशवानंद भारती जजमेंट में जो बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती, वो सब उड़ा उड़ा के रख दिया इंदिरा गांधी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। बोला ये सब साइड करो, ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है, हम लिमिटलेस अमेंड कर सकते हैं, हम इतना अमेंड कर सकते हैं ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ना रह जाएगा। लेकिन आपको पता है इमरजेंसी थी और इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद से ये सारे अमेंडमेंट हुए। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जो एडल्ट लोग अपने वोट को कास्ट करते हैं, वोट एडल्ट फ्रेंचाइजीज ने जो वोटिंग किया, उनकी गवर्नमेंट बाहर हो गई पावर से। और पावर से बाहर होने के बाद एक अच्छी चीज रही कि जो 44th अमेंडमेंट आया उसने सारे चेंजेस को उठा के रिवर्स कर दिया। यानी फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो एक व्यापक तौर पर बदलाव के तरफ चला गया था, सारे पावर, मतलब वो इतना ज्यादा परिवर्तन था कि आप सोच लो कि एग्जाम्पल में कि हाई कोर्ट में जाके आप किसी कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। जीएसटी चैलेंज करना आप हाई कोर्ट में जाके कर ही नहीं सकते। वो कहां चैलेंज करोगे, वो जाके पार्लियामेंट में चैलेंज करोगे, वहां 7 जजेस की कमिटी बैठेगी, वो भी 2/3 मेजोरिटी से आपको सुनेगी। तो जो आपके न्याय पाने का अधिकार है ना, वही बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, मुश्किल कर दिया गया। इसलिए 42nd अमेंडमेंट को या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो अब शेड्यूल 7, अब ये मोरारजी भाई की सरकार आई और ये 42nd अमेंडमेंट इज रिप्लेस्ड बाय 43rd एंड 44th अमेंडमेंट और वो चीजें रिवर्स हो गई। उसके बाद से क्या हुआ, ये क्वेश्चंस बाहर आ गए। इमरजेंसी और 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्वेश्चंस किए, पावर टसल जुडिशरी का और लेजिस्लेशन का। कैसे पावर टसल चालू हुआ, अब इसके इतिहास में आप जाएंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो अब हम समझेंगे। भारत का संविधान 1950 26 नवंबर 1949 को ऑप्ट हुआ, 75 साल होने जा रहे हैं। 50 में हम रिपब्लिक हो गए। शास्त्री जी तक ठीक ठाक चला, मैंने नेहरू शास्त्री एरा ठीक ठाक था भाई। शेड्यूल 9 तुरंत ही लाना पड़ गया, अब वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हुआ। लेकिन कोर्ट भी समझता रहा कि देश आजाद हुआ है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वो एक ऐसा 65 तक दौर था कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता रहा, पार्लियामेंट अपनी काम करती रही, और कहीं ना कहीं ये तार्किक मान्यता चलती रही कि हाँ पार्लियामेंट के सुप्रीम है, वो बहुत सारी चीजें अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकती है। 65 तक अपना अपना काम करके देश चलता रहा। देश में सेक्शन 3 भी था, अरे पार्ट 3 भी था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट को डील करता था। 65 तक चलता रहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो फंडामेंटल राइट भी इधर उधर चेंज कर सकती है, कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने किया भी 42nd अमेंडमेंट में। उसके बहस में तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं,
अटॉर्नी जनरल ने यहां तक बोल दिया इमरजेंसी के टाइम में एक डिबेट में कि भाई अगर कोई किसी को गोली मार देता है तो उसके पास चूंकि इमरजेंसी है तो लाइफ की लिबर्टी ही नहीं है, राइट टू लाइफ ही नहीं है। तो इसमें सवाल क्या होगा कि क्यों गोली मारा, क्यों नहीं मारा, बहुत सारी चीजें हुई। उस चीज को मैं धीरे 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 आपके सामने खोलूंगा, और जो सवाल 5-6 हमने उठाए थे इसी से मैं धीरे 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 करके उसको निकालते जाऊंगा। तो अब हम लोग आ गए थे 7th शेड्यूल तक, 42nd अमेंडमेंट तक। 7th शेड्यूल में हमने अमेंड कर दिया था फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स ले लिया था सेंटर की लिस्ट में। इसने क्या किया, पावर टसल को बढ़ाया और पावर बैलेंस को टुवर्ड सेंटर शिफ्ट कर दिया। 42nd अमेंडमेंट तो बहुत ही खतरनाक था, जुडिशरी की पावर को बिल्कुल ही खत्म करने का था। इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर थे उस पर क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें थी, तो उसको जनता पार्टी की सरकार आई और उन्हें रिवर्स कर दिया। तो इसके अंदर अब ज्यादा नहीं जाते हैं, अब एक एक केस रहेगा तो जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि फिर बैक ऑफ द ग्राउंड हम कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा जो कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारी हमने जो रास्ते पकड़े हुए थे, पार्लियामेंट वाला रास्ता पकड़ा हुआ था, सरकार वाला। जुडिशरी के पास भी तो ये सारे मुद्दे आ रहे थे। जैसे 9th शेड्यूल कैसे आया, रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन में अगर मैं सही हूं तो चंपक दुरई का जो केस था, जिससे पता चला कि भाई एक आदमी को ज्यादा नंबर है, एक को कम नंबर है, तो भाई ज्यादा वाला को सुपरसीड करके कैसे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, क्योंकि उसके पास तो इक्वलिटी का अधिकार है। तो 9th शेड्यूल लाया गया। 9th शेड्यूल ज्यादातर जो भूमि सुधार थे उन सुधारों को, क्योंकि हमने ये बताया कि प्रॉपर्टी का राइट जो है फंडामेंटल राइट है, तो भाई किसी के पास जमीन है तो प्रॉपर्टी, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, फिर आज़ादी के माने भूमिहीन किसानों के लिए क्या है, उन्होंने तो बहुत नारे लगाए थे। तो नेहरू जी ने बोला कि भाई एक शेड्यूल 9 लाओ और उसमें इस तरह के सारे सुधार डाल दो और उसको ये कर दो कि भैया जुडिशियल रिव्यू से अलग रहेंगे। शेड्यूल 9 के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा या सुधार होगा उसको भैया वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के मुकदमे आते रहे, और उससे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की धीरे धीरे ओवर द पीरियड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये समझिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो 17th अमेंडमेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि पार्लियामेंट हैज, सारा लड़ाई वहीं था, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट्स। कर दिया नहीं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो इंदिरा गांधी में भी तो यही किया था 76 में यही किया था, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सारा फंडामेंटल राइट वगैरह सब, इमरजेंसी में तो थी नहीं फंडामेंटल राइट। लेकिन 65 से 75 के बीच में जो केशवानंद भारती जजमेंट आया 24 अप्रैल को, किस तरह से यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो जजमेंट आने तक किस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी की परिकल्पना और जुडिशरी ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की कोशिश की, वो मैं आपको दिखाने, उस यात्रा की तरफ आपको दिखाने की बात करता हूं। अब क्या हुआ, वहीं पर दो लोग थे, एक जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज सुप्रीम कोर्ट जज हु मेड सेवरल नोटेबल जजमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर द प्ले थिंग ऑफ द मेजोरिटी। इसका क्या मतलब हुआ, ये उसमें डिसेंट है, मतलब वो जो जजमेंट आया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधित कर सकता है। उन्होंने बोला कि भाई ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट को किसी भी अमेंडमेंट के लिए कितना चीज चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी में वो अमेंड हो जाता है। तो वो बोले कि लाइफ जो है फंडामेंटल राइट, मान लीजिए किसी की लाइफ से ही जुड़ा राइट है, उसको उठा के पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से अमेंड कर देगा। और एक अदना सा कानून है, मान लो कि बिहार में एक लेजिस्लेशन छोटा सा आ गया, और अगर किसी स्टेट असेंबली के एक छोटे से लेजिस्लेशन को अमेंड करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और उसके बाद से पूरे देश में से आधी विधानसभाओं में हाफ ऑफ द असेंबली नीड्स टू पास इट। तो वो उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर प्ले थिंग ऑफ द मेजोरिटी।
तो अब ये एक डिसेंट आया। दूसरे क्या आया, एक जस्टिस मोधोलकर थे, उन्होंने भी सज्जन सिंह में ये स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला, डिसेंट बोला। वो उस समय, ये तो मतलब इन्होंने जो बोला, अब उस पर मैं और बताऊंगा कि देश में किस तरह के कॉर्नेलियस लॉजिक को लगाया। कॉर्नेलियस कौन थे, तो भैया ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वहां पर भी पाकिस्तान में कॉर्नेलियस नहीं, ये ईसाई थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ केस में इन्होंने बोला कि देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को अमेंड नहीं कर सकते। ऑल्दो मधुलकर साहब ने यह नहीं बताया कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने बोला कि हाउ कुड ए बॉडी सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑथोरिटीज हु टेक एन ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बी अलाउड टू फंडामेंटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो ना, संविधान की शपथ लेता हूं, लिया जाता है ना, तो वो कह रहे हैं कि भैया एक गवर्नमेंट बनती है, वो संविधान का शपथ लेकर बनती है, और उसी संविधान की शपथ लेती है, और उसी संविधान के संरक्षण की शपथ लेती है, और उसी संविधान को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो मतलब इन्होंने जो बोला। फिर आगे इन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये जो समय है ना, ये है स्लाइड में है, दिखाता हूं। उन्होंने बोला जस्टिस मोदकर से, ऑल दिस इज नॉट राइट, बट सम डे वी हैव टू कंसीडर वेदर ए अमेंडमेंट कैन इंक्लूड टेकिंग अवे योर एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर जैसे फंडामेंटल, इस तरह के बहुत सारे एसेंशियल फीचर। अब व्हाट आर द एसेंशियल फीचर, तो उन्होंने उसी में बोल दिया, लुक एट द प्रीएम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। लेटर ऑन केशवानंद भारती केस, यहीं पर आके कोर्ट अटक गया। तो कहने का मतलब, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खासियत क्या है, यहां पर खासियत आ गई, क्या आ गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। और जब जब ये चीजें इफेक्टिव होंगी, इफेक्ट मतलब डाउनग्रेड होंगी, या इसको किसी भी प्रकार से कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, तो वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। समझ गए। अब ये देखो, ये कोई बहुमत का जजमेंट नहीं है। उस बहुमत के जजमेंट में सारे लोग क्या कह रहे हैं, आपको अभी बताया ना कि सारे लोगों ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, सेवेंटीन्थ अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया। क्या अपहेल्ड किया, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट। क्या अपहोल्ड किया, held that the parliament has authority to amend any part of the constitution including fundamental rights। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जस्टिस हिदायतुल्ला ने और जस्टिस मुधोलकर ने, उन्होंने क्लियर किया कि भाई एक ने तो बताया कि फंडामेंटल राइट को लेकर क्लियर, और उन्होंने तो पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस थे कॉर्नेलियस, उनसे कहा, और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को मेजॉरिटी का प्लेथिंग बनाया, मैंने बहुत ही टिप्पणी की। अब क्या कहानी बाहर निकल कर आई, अब कहानी आ गई केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती केस क्या आ गया, क्लीन कर दो। 65 तक क्या हुआ था, 17 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था। आफ्टर केशवानंद भारती केस, द ईयर ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड मोर देन 60 टाइम्स। 5 डिकेड में 60 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी वो भी समझ लीजिए। उन्होंने बेसिकली वो 7/6 का जजमेंट था, उसमें यही बोला गया कि संविधान, पार्लियामेंट के पास संविधान को संशोधित करने की क्षमता है, संविधान उसको इस तरह के अधिकार देता है कि संविधान को संशोधित कर सके। लेकिन संविधान को संशोधित करना अलग बात है, लेकिन ये संविधान को संशोधित करने का अधिकार संविधान की मूल भावना को संशोधित करने का अधिकार बराबर नहीं है। संविधान संशोधन का अधिकार का माने यह नहीं है कि आप संविधान के
मूल चीजों को ही मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दें। यानी संविधान संशोधन के अधिकार को केशवानंद भारती केस में जो 7/6 की मेजोरिटी का जजमेंट है उसमें उसको सीमित कर दिया। उसने ये बोल दिया कि भैया आप जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन संविधान को संशोधित करने की शक्ति आपकी असीमित नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि संविधान को इतना ये कर दो कि गड़बड़ हो जाए। अच्छा, अब इसमें क्या है, 73 के बाद क्या है आपको पता ही है। In these 16 cases, Supreme Court has upheld constitutional amendment that can be challenged on violation of basic structure। मतलब जो भी आपको बताया है कि 73 के बाद 60 बार संविधान संशोधित किया गया, उसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए 9 बार, वो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किए गए। 6 ऑफ दिस केसेस आर रिजर्वेशन से थे, जिसमें वो ओबीसी कोटा ईडब्ल्यूएस का था और रिजर्वेशन इन प्रमोशंस था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसको 9 ऑफ टाइम्स अपहेल्ड कर दिया, मतलब उसको जाने दिया। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था, जिसमें जजेस की नियुक्ति कैसे, उसको सीधे स्ट्राइक डाउन कर दिया। बोला नहीं भैया, ये संविधान के मूल चरित्र में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हम संविधान का मूल चरित्र मानते हैं, और कोई भी कमीशन अगर इस तरह से आएगा तो उस मूल भावना के खिलाफ है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके अलावा जो 6 इंसिडेंट्स है उसमें केशवानंद रूलिंग भारती को लेकर कहीं कहीं पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो कुल मिलाजुला कर ये कहना है कि आफ्टर केशवानंद भारती केस मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा अमेंडमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करती ही है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको खत्म कर देती है। इसमें एक कहानी ये है कि ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसके बीच देखो उस समय की सोसाइटी और समाज जो थी ना, डिबेट करती रहती थी। इम्प्लाइड लिमिटेशन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1965 में लेक्चर डिलीवर करने के लिए आए थे बीएचयू में, और वो जो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया है आप इस साइट पर जाके पढ़ सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है। उस लेक्चर डिलीवर में ये क्वेश्चन इन्होंने उठाया। क्या उठाया? उन्होंने, कॉनराड्स को कहा जाता है, आर्गुमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लॉयर M.K. नायंबर इन गोलकनाथ केस इन 1967 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू आर्ग्यू दैट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सीक टू टेम्पर विद फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ में इस आर्गुमेंट को बनाया गया। केशवानंद भारती केस में नाना पालकीवाला ने कोनार्ड्स को के इस मतलब इस आर्गुमेंट को पेश किया, और वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के टाइम में उसको ऑप्ट कर लिया गया। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आया उसमें जो ऑप्ट किया गया उसमें यही कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास संविधान संशोधन की क्षमता है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्ति नहीं है। वो संविधान के मूल स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकता। मैं 3-4 स्लाइड इस पर इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी 50 साल हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियरी या जुडिशियल रोल की बात की जाती है ना, तो उसमें ये जजमेंट जो है ना केशवानंद भारती का, वो समझने की जरूरत है। तो आप लिखोगे क्या, 300 वर्ड्स में लिखना है या ऐसे में ही आ जाए या कहीं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना वो लॉजिक समझने की जरूरत है। किन किन तर्कों के आधार पर आखिरकार किस प्रकार से 1965 मतलब वहां से सज्जन सिंह के केस से 73 तक केशवानंद भारती तक आते आते देश में किस किस तरह से, जैसे बीएचयू में डिबेट हुआ तो वो जर्मन स्कॉलर थे, वो आए, उन्होंने बताया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने यहाँ वो चीज आप पढ़ोगे तो पता है, उन्होंने बोला कि क्या सरकार के पास अमेंडमेंट का पावर है, तो क्या वो इतना असीमित अधिकार है
कि सरकार ब्रिटिश रूल और मुगल रूल को वापस लेकर आ सकती है? यह अधिकार तो नहीं है। उन्होंने बीएचयू में ये चीजें बताई और उनके बात को नाना पालखीवाला ने एक बार नहीं 2 बार कोर्ट के सामने रखा। केशवानंद भारती में तो वो तर्क एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन उसके पहले कोर्ट ने उस तर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखो 65 में जो डिसेंट आया हिदायतुल्ला का, क्या आया कि फंडामेंटल राइट्स जो है प्लेफुल थिंग्स है। किस चीज का? तो मेजोरिटी का। आपके पास मेजोरिटी है, आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो। अगर वो जजमेंट, अगर वो डिसेंट्स नहीं आते मधुलकर, जस्टिस मधुलकर के या जस्टिस हिदायतुल्ला के, आखिर में उसी डिसेंट को किस चीजों से सब्सटेंशिएट किया गया? तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बात से आयरनी देखिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बात कही जा रही है कि आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हो और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षण करने की बात करते हो और पूरी तरह से बदल दोगे, नहीं हो सकता। तो ये डिसेंट करते करते इन आर्गुमेंट को बार बार वकीलों ने किया, जजेस ने अपने को डिसेंटिंग नोट दिया, तो उससे करके इवॉल्व हुई केशवानंद भारती जजमेंट, जिसमें यह बताया कि ठीक है, संविधान के पास, पार्लियामेंट के पास संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्ति है, लेकिन वो शक्ति, ये पावर आपको नहीं देती है कि आप संविधान के मूल भावना को, मूल स्ट्रक्चर को संशोधित कर सके। इसलिए ये बार बार कॉर्नोट्स का, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विथ कॉर्नोट्स आइडिया दैट देयर वेर implied limitation to the power of amend the constitution and used Cornelius logic to come up with the basic structure। तो मधुलकर सर ने वहां कॉर्नियस लॉजिक दिया था, नाना पालखीवाला ने दिया। तो इस तरह से 13 बेंच एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेकर आई। तो आपको लिखना होगा, तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी कि क्या डिबेट था, उसकी खूबसूरती क्या थी, विदाउट नोइंग कि किस तरह से उन्होंने, मधुलकर साहब ने बोला कि अगर आपको ये जानना है कि वो बेसिक चीजें क्या है, तो लुक एट द प्रीएम्बल, वहां से वो 4 चीजें उठाए। तो आप अपने आंसर्स में यही सारी चीजें डालोगे, अगर नहीं डालोगे तो फिर मार्क्स आने मुश्किल है। और सब्जेक्ट को समझने के लिए भी इस चीज की जरूरत होती है। अब क्या हुआ? अब ये 1973 भाई साहब, वो केशवानंद भारती का जजमेंट आया और उसमें क्या हुआ आपको पता है? अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को हटा के, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो डिसेंट एक मतलब 7/6 था, तो जो 6 की तरफ जज थे, सबसे सीनियर जज थे एएन राय, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। उनको बना दिया इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां से देखो, अब वो मैंने बताया ना आपको कि 73 से 60 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, 16 बार केशवानंद मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर चैलेंज किया गया, 9 टाइम्स कोर्ट ने अपहेल्ड किया, 6 टाइम उन्होंने उसको ये किया, क्या किया, उसके सब पार्ट्स को हटा दिया, उसको जो टोटल अमेंडमेंट थे उसके कुछ हिस्से को खारिज कर दिया, और एक टाइम पूरी तरह से खारिज किया। वो एक टाइम क्या है? जो एनजीएसी आया था, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनता और वो जजों की नियुक्ति करता। जजों ने क्या बोला कि नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इमिनेंट पार्ट है, वो बिल्कुल वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ है, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी से कोई समझौता नहीं कर सकते। और देखो वो क्यों चीज आई। अब आप यहां देखो, एएन रे, ये चौथे सीनियर मोस्ट थे, इनको बना दिया इंदिरा गांधी ने अगला चीफ जस्टिस। इसके बाद से क्या हुआ? जस्टिस एचआर खाना थे। ये क्या हुआ? इनके बारे में देखो, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके नीचे जो एनवाई टाइम्स ने इनके बारे में लिखा है वो पढ़ो जरा। इफ इंडिया एवर फाइंड्स इट्स वेरी बैक टू द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी दैट वेर प्राउड हॉलमार्क ऑफ इट्स फर्स्ट 18 years and as an independent nation, someone will surely erect a
monument to Justice H.R. Khanna of the Supreme Court. It was Justice Khanna who speaks our fearlessly and eloquently for freedom. ये देखो एडिटोरियल है 30/1976 इमरजेंसी के दौर में। भाई वो दौर इतना भयावह था, मैंने आपको जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड है, इमरजेंसी है, लाइफ है ही नहीं, जीवन का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो जब जीवन का अधिकार है ही नहीं, तो अगर किसी को कोई खड़े खड़े गोली मार दे, अगर स्टेट की तरफ से गोली चला दिया जाए, मार दिया जाए, तो प्रोटेक्ट मैं कैसे करूंगा, मेरे पास वो अधिकार नहीं है। जस्टिस एच.आर. खन्ना को ये चीज मतलब ऐसी हुई कि ही गोज इन द मैग्ना कार्टा, और उन्होंने कहा कि लाइफ इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ को लेकर आप इस तरह के फैसले नहीं कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, उनको सुपरसीड कर दिया, उनको चीफ जस्टिस बनाया नहीं। आपको अभी खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस हैं, संजीव खन्ना, आप पता कीजिए उनसे, और इनके संबंध के बारे में थोड़ा आपको भी रिसर्च करना चाहिए। तो सप्रेशन ऑफ जजेज, ये चीजें कब आई, इंदिरा गांधी के एरा में आई। अब क्या हुआ, पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के आया, 8 शेड्यूल के साथ बन के आया, और उसको बनते ही तुरंत 9 शेड्यूल लाना पड़ गया। क्यों लाना पड़ गया? क्योंकि असेंबलीज को एग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स पूरे करने थे, और वो लैंड रिफॉर्म्स को कोर्ट में चैलेंज दिया जा रहा था, और वो चैलेंज इन तर्कों पर दिया जा रहा था कि कोर्ट जो है विवश थी लैंड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में डिसीजन देने के लिए, तो शेड्यूल 9 लाना पड़ा। उसके बाद से क्या हुआ, केशवानंद भारती केस एक बार में थोड़ी आया, मैंने आपको बताया, सज्जन सिंह का केस आया, गोलकनाथ का केस आया, फिर केशवानंद भारती का जजमेंट आया। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी, आप सोचो राइट टू प्रिवेसी कब आई? अगर मैं सही हूं तो ये पुट्टा स्वामी केस 2016-17 के करीब आई है। आप सोचो डालमिया केस 1950 का केस है, और कॉन्स्टिट्यूशन है, और डालमिया मिल पर या डालमिया जो इंडस्ट्री, उनके यहां कुछ छापे पड़े, उन्होंने बोला कि भैया कुछ लिफाफे और कुछ सामान राइट टू प्रिवेसी के अंडर है। कोर्ट में गए, बोले कि अरे भैया राइट टू प्रिवेसी है ही नहीं भाई, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है, सब क्या बात कर रहे हो तुम। फिर खड़क सिंह का केस आया। खड़क सिंह के केस में क्या हुआ, वो डकैत थे, उनको सर्विलेंस में डाला। वो ऐसे सर्विलेंस में डाला कि भाई एकदम हालत खराब, बोला कि आप मूव करोगे तो पुलिस के साथ करोगे, यहां जाओगे तो थाने में बता के जाओगे, ये करोगे वो करोगे, मतलब राउंड द क्लॉक ही वाज सर्विलेंस तो हो ही रहा था, मॉनिटर्ड। तो उस पर क्या बोला जस्टिस साहब ने, बोला कि भैया अगर ये सर्विलेंस है तो भैया ये तो पूरा देसी जेल है। फिर वहां से इवॉल्व होकर आया राइट टू प्रिवेसी। ये राइट टू प्रिवेसी को कोई समझता नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, मैं बताता हूं, राइट टू प्रिवेसी का जब आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्रिवेसी 3 तरह की है, फिजिकल है, इंफॉर्मेशनल है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डिजिटल एरा, और इसके अलावा डिसीजनल भी है। डिसीजनल में सेक्शन 377 को एबोलिश किया, जो होमोसेक्सुअलिटी यहां क्राइम था। पीआईएल आया, पीआईएल में जस्टिस कृष्णा ने बोला कि इट्स मेक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया। तो इन 75 ईयर्स में जुडिशरी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जर्नी है, उस जर्नी को लोक की जर्नी बनाया, लोक के लिए, रिपब्लिक के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। किस प्रकार से संविधान के माध्यम से लोगों को संरक्षित किया, लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया। किस बार सरकार को आईना दिखाया कि नहीं, आप ओवर स्टेपिंग नहीं कर सकते हो, आप लोगों से इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब जो है चैलेंज, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, अगर इनमें डिक्लाइन इन इथिकल एंड मोरल प्रैक्टिस, डिक्लाइन इन वैल्यूज, आप देखो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा ने, आप समझो कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो सेकंड टियर लीडर जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में थे, 65-66 तक तो शास्त्री जी थे, बहुत आइडियोलिज्म का दौर था भाई। आइडियोलिज्म के इस दौर में इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई तो कुछ तो लोग होंगे जो देश की आज़ादी के लिए भी लड़े। इंदिरा जी तो अपने पिताजी के साथ रही, फिर भी इमरजेंसी आया,
42nd अमेंडमेंट आया, जो इतना क्रूर अमेंडमेंट था कि लोगों से, इमरजेंसी में क्या था, अटॉर्नी जनरल, जिस देश का अटॉर्नी जनरल ये खड़ा होके कहे कि अगर उस देश के नागरिक को गोली मार दी जाए तो उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जीने का अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा क्रूरता क्या हो सकती है? तो दिस इज नोन एज डिक्लाइन इन एथिकल एंड मोरल प्रैक्टिस, डिक्लाइन इन वैल्यूज। अभी देखो, इलाहाबाद के एक हाईकोर्ट के जज साहब ने कुछ टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर कॉलेजियम ने उन्हें बुलाया और क्या बोला, वो अवॉइडेबल था। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा कि द कंडक्ट विच नीड्स टू, मतलब वो जुडिशियल लोगों के लिए क्या कंडक्ट है, क्या रूल है, उनको किस तरह से करना चाहिए। भाई ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सोसाइटी में डिक्लाइनेशन है, लेजिस्लेशन है, इथिकल एंड मोरल डिक्लाइनेशन पार्लियामेंट में जो हुआ, जो एलओपी है उनके ऊपर इस तरह की बातें सामने आ रही है, आप किसी को गेट के अंदर नहीं जाने दोगे, ये करोगे। अगर मैं सही हूं, अभी जो राज्यसभा में हो रहा है या चेयरमैन के साथ हो रहा है, ये डिक्लाइनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इधर वाले सही हैं उधर वाले गलत हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये चैलेंज है। इथिकल एंड मोरल प्रैक्टिस डिक्लाइन इन वैल्यूज, कहां पर? लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। वेस्ट बंगाल में एक जज साहब हैं, वो पद से मतलब रिजाइन करके किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं। मैं जब था, इस तरह की चीजें मानी जाती थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको गवर्नर नहीं बनना चाहिए, मेरा उनको कोई पद सरकार से नहीं लेना चाहिए, जो सीजीआई वगैरह रहे हैं। तो ये डिक्लाइनेशन जो 3 पिलर्स हैं, अगर उनके अंदर मोरल प्रैक्टिस, इथिकल डिक्लाइनेशन आएगा, डिक्लाइन इन वैल्यूज आएगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैलेंज है। आप देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इसमें मैंने बोला है, रिमेंबर 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एडल्ट, भाई कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना आपको अधिकार वोट देने का, अगर वो अधिकार नहीं रहता, वो अधिकार इमरजेंसी में सस्पेंड हुआ। लेकिन इस देश के लोग इतने जागृत थे कि जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उनको उखाड़ फेंका, और जो 42nd अमेंडमेंट जिसने लोगों से जीने तक के अधिकार को छीन लिए थे, उसका क्या हुआ? वो जनता पार्टी की सरकार आई और सिर्फ जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है या जनमानस है उसके वोट के दम पर चुन के आई, और उस वोट का दबाव था कि 42nd अमेंडमेंट के सारी चीजों को निकालकर 43rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और सारी खराब चीजें उठा के उसको पलट दी गई। ये चैलेंज है। फ्री विच चैलेंज है। फ्री विच क्यों चैलेंज है? यूएसए में इस तरह की बातें चल रही हैं कि पब्लिक एसेट से पब्लिक एसेट क्रिएट किया जाता है, पब्लिक फंड से पब्लिक एसेट क्रिएट किया जाता है। आप गांव में किस तरह की बात, जैसे आप लैपटॉप बांट रहे हो या कोई भी चीज बांट रहे हो, तो आप उसको मत बांटो, उसको सोसाइटी के थ्रू बिल्डअप करो। गांव में स्कूल बनाओ, स्कूल में लैपटॉप रखो, वहां बच्चे जाकर पढ़ें, आप सोसाइटी बिल्डअप करो। तो लेकिन अब उसमें भी है, मैंने इनइक्वलिटी के लेक्चर में बताया, भारत में पॉवर्टी की समस्या है, पॉवर्टी से लोगों को निकालना है, तो अनाज देना नहीं देना, तो एक बैलेंस, मेरे लेक्चर को कंबाइन करके चलिएगा तो आपको समझ में आएगा कब कहां क्या चीजें लिखनी है। ये लोगों का जो फेयर इलेक्शन नहीं होता, तो वो पावर नहीं थी लोगों के पास। इसके अलावा डिफ्लेक्शन, आप देखो महाराष्ट्र की पिछली सरकार कैसे बनी, किस तरह से इस्तीफे देकर, ये देकर, वो देकर। इससे क्या हो रहा है, डिफेक्शंस जो है कहीं ना कहीं वो इथिकल और मोरल चैलेंज है पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। वो ये पार्टी करे, वो पार्टी करे, वो डिबेटेबल चीज हो सकती है, लेकिन जो डिक्लाइनेशन इन मोरल एंड इथिकल वैल्यूज इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या इन पॉलिटिक्स या इन जुडिशरी या इन एग्जीक्यूटिव, दिस इज चैलेंज है। एग्जीक्यूटिव में कैसे ईडी रेड मारती है, इतने पैसे लेकर आती है यार, इतने पैसे, बड़े बड़े अधिकारियों के घर से पैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इससे पूरा फेडरलिज्म स्ट्रेस में है। रोल ऑफ गवर्नर, कैसे लोग पहले गवर्नर होते थे, पहले कांग्रेस ने कितना 356 का यूज किया। बीजेपी आज सेंट्रल में है, तो बीजेपी द्वारा जो उसके अंदर मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, वो मोरल लीडरशिप लेता है। लेकिन जहां जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंड है। सेस है, सेस बताओ, सेस के बारे में लोग बोलते हैं कि वो 2008 8% से आज 18% तक चला गया। 15th
पे फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन बन गया है। भाई ये सब चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि जो स्टेट्स को शेयर मिलना चाहिए वो सब सारे शेयर जिस तरह से मिलने चाहिए उस तरह से नहीं मिलते। देखो इसमें मैंने लिखा है लुक एट द लक्ष्मीकांत। इसका क्या मतलब है पता है? जहां से हमने शुरू किया था वहां हम आ गए। ये मैंने बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फेडरल इन नेचर। तो हमने क्या बोला था? क्या क्या खासियत है और क्या चैलेंज है? फेडरल इन नेचर। यही मैंने बोला ना कि इस पर अगर जब जब डिक्लाइन होगा तो ये होगा यूनिटरी इन स्पिरिट, 3 tier गवर्नमेंट, डिविजन्स ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी चीजें हम लोगों ने, फ्लेक्सिबिलिटी, संविधान को संशोधित करने की ताकत, ऑल इंडिया सर्विसेज भी स्टेट्स में है, क्वासी फेडरल है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस की, एक एक चीज हमने डिस्कस की। यही चीज खासियत है और वही चैलेंज हो जाती है। मनुष्य का जीवन ही उसकी खासियत है, लेकिन उस जीवन को सही ढंग से नहीं जिया जाए तो वो चैलेंज बनकर आ जाता है। और वो जब चैलेंज बनकर आता है तो वो कैसे आता है? तो वो चीजें आई। उसके बाद से क्या हुआ? अब ये जो चीज है, द डिविजन्स ऑफ पावर आर्टिकुलेटेड इन 3 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्प्लाई द एडॉप्टेबिलिटी, इफेक्टिवली बैलेंस सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनल ऑटोनोमिटी टू मीट द नेशन गवर्नेंस नीड। अब इंदिरा गांधी ने जो 7th शेड्यूल में किया, उन्होंने क्या किया? टिल्ट किया। लेकिन वो चीज भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? भाई आपने फॉरेस्ट उठा के सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया। अगर एजुकेशन आपने नहीं चेंज किया रहता, मैं आपको बता रहा हूं कि इंदिरा जी ने जो 42nd अमेंडमेंट 7th शेड्यूल में किया, उसके जो फायदे वहां पर मैंने गिना। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, फॉरेस्ट वहां आने से ये ठीक है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें एक नेशनल जो इंस्पिरेशन है या इस सब जगह एक तरह की चीजें चाहिए, वो चीजें आई। लेकिन उन स्टेट्स में जहां पर लैंड्स ही नहीं है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लैंड्स एक्वायर करने की जरूरत है, तो वहां पर वो डिपेंडेंट हो जाता है सेंटर के ऊपर। और अगर इथिकल और मोरल डिक्लाइनेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑल अबाउट द पावर, तो वो एक चैलेंज बड़े रूप में इमर्ज के सामने आ रही है। वही सारी चीजें उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ का जो ये निट है। अच्छा, अब इसमें क्या है? सीबीआई, ईडी हमारे में आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो उस पर उन्होंने बोला नए चैलेंजेज आ गए। नए चैलेंजेज क्या हैं वो चीज समझने की जरूरत है, और उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे किस तरह से अडॉप्ट किया। जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है, एआई है, साइबर क्राइम है। ये स्टेट्स अपने दम पर नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे ग्लोबल सिनारियो में इतनी बड़ी बात चली कि 2 डिग्री तक टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया गया तो पूरी जीवन ही संकट में। तो उसको स्टेट्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो मेरा ये मानना है जो ये चैलेंजेस बाहर आ रहे हैं उसको देखो, मैं कैसे आपको बताता हूं कि मेरा क्या मानना है। मेरा क्या मानना है, वो चीजें बहुत पहले से ही सामने हैं। ये सब डिस्प्यूट ओवर सेसेस एंड सरचार्ज है कॉम्प्लिकेटेड इशू, अरविंद परघारे का है। स्टेट्स एंड द चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमीशन एज सेंटर स्टेट रोज कंटिन्यूज टाइम टू रीथिंक गवर्नर अपॉइंटमेंट्स, वेस्ट बंगाल सूट अगेंस्ट सीबीआई प्रोब्स मेंटेनेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के चैलेंज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दम है कि ये सारे चैलेंजेस से वो निपट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इससे बुरे समय में भी सरवाइव किया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट में केशवानंद भारती का जजमेंट कैसे आया, 65 तक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का दौर चला, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समय के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है। और मैंने वो जो क्वेश्चन बोला था कि तीनों एक दूसरे को, तीनों लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करके ना पूर्णता प्रदान करते हैं, वो भी है। भाई आप समझो कि इंदिरा गांधी ने गलती की तो फिर वहां पर वो केशवानंद भारती आया, तो किसने पूर्णता? जुडिशरी ने पूर्णता प्रदान की। अब इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट आई तो लोगों ने, जो संविधान ने लोगों को वोट का अधिकार दिया था, उसके अधिकार से सरकार ही बदल दी। नई सरकार आई, पूरा 42nd अमेंडमेंट ही उठा के हटा दिया। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन जो बेसिक टेक अवे है वो ये है, the working of a constitution does not depend on the nature of the constitution,
The constitution can only provide the organ of the government, the legislature, the executive, the judiciary. However, bad a constitution is drafted, it will work well if those who are called to work it are a good lot. But however good a constitution may be, it is sure to be turned out bad if those who are called to work it is a bad lot. This is the takeaway from Dr. Ambedkar. We have started our lectures with the quotation of the Dr. Ambedkar that during the day when we are adopting the constitution, India has a equality in political manner. One vote has one value, but we don't have economical and social equality. Over the period, there is a reservation. Reservation is also a bigger challenge. I told in the slide. Okay. But the basic thing is that over the period, India has done very well. And the constitution remain as the tower light, guiding light of this entire journey of the nation. तो अब जो सवाल है वो सवाल ये है, हमने सवाल यहाँ से शुरू किया था, वो सारे सवालों का जवाब हमने दिया है. इंडिया इज ए नेशन कैरेक्टराइज्ड बाय इमेंस डाइवर्सिटी, एट इट कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर कंट्री. Critically analyze this statement in detail and comprehensive manner. अब ये हमने बता दिया कि इतनी भाषा इतनी होने के बाद से जब जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आघात हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, जुडिशरी है, तीनों जो है वो तीनों ने मिलकर उसको गाइडिंग लाइट एज ए गाइडिंग लाइट बाहर आए हैं. ओवर द पास्ट 75 year part 3 of the Indian Constitution have emerged as the true pillars of its success. सज्जन सिंह से लेके केशवानंद भारती, फंडामेंटल राइट, डिसेंट जजमेंट, जस्टिस हिदायतुल्ला, प्लेथिंग 2/3 ऑफ प्लेथिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, फिर जस्टिस मधुलकर, फिर वो केशवानंद भारती का कि फंडामेंटल राइट्स को संशोधित, मूल भावना को संशोधित नहीं, फिर फंडामेंटल राइट्स कैसे, जो PIL आया, कहाँ डालमिया केस से चालू हुआ, कहाँ तक गया, वो गया प्रिवेसी तक. प्रिवेसी से जब पूछा गया कि आखिर में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो रहता कहाँ है, तो उन्होंने क्या बोला, पूरा पार्ट 3 में ही ये विस्तृत कर फैला हुआ है, पूरा इंडोर्स है. तो इस तरह से करके तीसरा क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेम इट सर्व ए पावरफुल सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जस्टिफाई. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में देखो किस तरह से रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने बताया, जब जब उस चीज को लेकर चैलेंजेस हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताया कि नहीं रिजर्वेशन जो है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. अब वेयर दिस इज अ क्वेश्चन कि 50% और एबव या समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग चीज है. इसके अलावा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में PIL आया. PIL के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केशवानंद भारती जजमेंट दिया, विदाउट नोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्ति है. फिर उसके बाद से क्या क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो बता दिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने समय समय पर कैसे किया है. और उसके बाद द 3 पिलर ऑफ इंडियन डिस्टिंक्टली सेपरेटेड, बस ईच अदर को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो देखो कैसे कर रहा है. आपको बताया कि जब जब इस तरह की बात लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब जुडिशरी को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन या के मौलिक भावना, मौलिक स्ट्रक्चर को कहीं से किया जाता है तो वो ये करता है. फिर कब जब लगा कि जैसे NGAC आया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो पार्लियामेंट उसके बाद से कोई बिल लेकर नहीं आया. सुप्रीमेसी की वो डिबेट में पढ़ा ही नहीं, उसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया. जबकि उस समय और उसके बाद नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को 2014 में स्ट्रक डाउन हुआ था. मोदी सरकार बहुत ही बहुमत से आई, लेकिन उन्होंने उस चीज को छेड़ा नहीं. तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. द इंडिया को डिजाइन टू रिफ्लेक्ट फॉर एवर 75 ईयर्स में जिस तरह के चैलेंज आए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इमरजेंसी, सब ये कॉन्स्टिट्यूशन झेल गया. और कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू लाइफ को, राइट टू स्पीच को, फ्री स्पीच को, किस तरह से यही कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर करके हमारे आपके जीवन को, DPSP जैसी चीज है जहां पर ये बताता है कि नहीं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क इकोनॉमिकली हमको आगे जाना है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज क्या कहती है, हमको एकदम
अपने जीवन को अच्छे से ऊपर लेकर जाना है, अच्छा करना है, ये करना है। और जहाँ पर भी चैलेंज दिखता है उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट हो, लेजिस्लेशन हो, ये करके, तो इस तरह से ये लेक्चर पूरा होता है। एक लेक्चर और मैं लूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 5-6 फ्रेमवर्क करके। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और उससे भी बढ़ के अगर आपको लगता है कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन का बताइए। बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना कोई क्लासरूम कहीं ना कहीं चालू कर सकूं, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी करूं, आप लोग की मदद लगेगी। इस वीडियो को देखिए, कैसा लगा, क्या लगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू। आप हमें लिख भी सकते हैं, लिखने के लिए ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 931993666517, ये व्हाट्सएप नंबर है। और अगर मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। दिस नंबर इज 9810225789। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 9810225789। और इफ यू वांट टू राइट डाउन अस taxilaupsc@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके। एक बार बंद करना। जैसे एक हमारे पास ये ब्रांड है सर बेंचमार्क का, जिसको अभी आपने हाईली रिकमेंड भी किया। मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज। भैया बंद करना है।